तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सेस में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, जो कि चैप्टर फर्स्ट संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। फिर इसमें जो हम लोग देखे हैं पिछले क्लास में प्राकृतिक संसाधन स्टार्ट कर चुके हैं, और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो है हम लोग इसका यानी कि भूमि संसाधन का भी जो है कुछ पॉइंट्स को जो है हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है हम लोग देख चुके हैं। मृदा के प्रकार देख चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में, जलोढ़ मृदा के बारे में और काली मृदा के बारे में। आज की वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे लाल एवं पीली मृदा के बारे में, फिर इससे आगे जो मृदाएं होंगी उनके बारे में, क्योंकि जो भारत में टोटल हम लोग मृदा के बारे में पढ़े थे वो 6 प्रकार की मृदाएं होती है। भारत में टोटल कितने प्रकार की मृदाएं हैं? 6 प्रकार की मृदाएं हैं। उनमें से जो है हम लोग पहला मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं, जलोढ़ मृदा के बारे में। वहीं दूसरा मृदा जो है काली मृदा, इसके बारे में पढ़े। अब तीसरा जो मृदा पढ़ना है हम लोग को वो लाल एवं पीली मृदा के बारे में पढ़ना है। लाल एवं पीली मृदा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं ये लाल एवं पीली मृदा होता क्या है। तो देखिए, लाल एवं पीली मृदा, तो ये जो है लाल क्यों होता है, इस मृदा का रंग जो है लाल क्यों होता है? कहने का मतलब ये जो मृदा है इसका रंग जो है लाल क्यों होता है? तो देखिए, इसमें जो है लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। लौह अंश की जो है मात्रा पाए जाने के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। यही अगर इस मृदा पे हम लोग जो है जल की अधिकता कर दे, सिंचाई कर दे, यहाँ पे क्या कर दे? सिंचाई कर दे, जल योजन कर दे, तो ये मृदा का रंग जो हो जाएगा लाल से हो जाएगा पीला। लाल से क्या हो जाएगा? पीला, यानी कि पीली। तो कहने का मतलब लाल और पीली क्यों नाम पड़ा आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि ये मृदा जो है लौह अंश की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये मृदा क्या हो गया? लाल हो गया। वही बात करें इसमें, अगर हम लोग जल ऐड कर दे, इसमें जो है सिंचाई कर दे बढ़िया से, तो ये मृदा जो है लाल से कौन सा रंग का हो जाएगा? पीली रंग का, यानी कि गहरी रंग का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कि आखिर भारत के जो है कुल भौगोलिक कृषि का जो भूमि है उस पर कितना इसका विस्तार है, और ये कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, और ये इनमें जो है कौन कौन सी खेती की जाती है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहला पॉइंट हम लोग कि इसका रंग लाल होता है। इसका रंग लाल होता है जो इसमें मौजूद लौह अंश के कारण होता है। जो इसमें मौजूद लौह अंश के कारण होता है। जल योजन के बाद यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। जल योजन के बाद यह मृदा जो है पीले रंग की हो जाती है। तो आप लोग दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, जल योजन। तो जल की उपलब्धता के कारण जो है इस मृदा के रंग क्या हो जाती है? पीले रंग की। वही बात करें अर्थात तो सूखी अवस्था में यह मिट्टी लाल दिखाई देती है। तो मिट्टी यदि सूखी होगी तो वो कैसी दिखाई देगी? लाल। वही हम लोग जो है जल की उपलब्धता करा देंगे तो कैसी दिखेगी? पीली दिखाई देगी, या गहरे रंग की जो है दिखाई देगी। वही बात करें हम लोग इस मृदा का विस्तार का, तो भारत में जो है 7.2 यानी कि 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस मृदा का विस्तार है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे जो है इस मृदा का निर्माण है। अगला जो पॉइंट देखते हैं, इसका विस्तार जो है कौन कौन से राज्यों में है। तो देखिए, तमिलनाडु का बात करें, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार आदि क्षेत्रों में जो है इस मृदा का जो है विस्तार है। और इस मृदा में यदि हम लोग जो है सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरीके से कर दे, यानी कि सिंचाई की जाए, तो उसमें जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों की उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि ये मृदा जो है कम उपजाऊ होते हैं। ये मृदा कैसे होते हैं? कम उपजाऊ होते हैं। तो सिंचाई के द्वारा, किसके द्वारा? सिंचाई के द्वारा ये संभव हो पाएगा। और इसमें जो है हम लोग ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों की खेती आराम से जो है यहाँ पे किया जा सकता है। तो आप लोग देखें अभी लाल एवं पीली मृदा के बारे में, किसके बारे में देखें आप लोग? लाल एवं पीली मृदा के बारे में। तो चलिए फिर से आप लोग जो है देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग ऐड करेंगे कि इसका रंग जो है लाल होता है। इसमें जो है लौह अंश की मात्रा के कारण, लौह अंश की मात्रा के कारण, और जल योजन के बाद यह मृदा का रंग जो है पीली हो जाती है। अर्थात सूखी अवस्था में यह मिट्टी लाल दिखाई देती है, और गीली अवस्था में पीली या गहरे रंग की दिखाई देती है। वहीं बात करें इसका विस्तार जो है भारत में, तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे है। और ये जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। यदि इसमें जो है सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरीके से कर दी जाए तो इसमें जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों की खेती जो है आराम से किया जा सकता है। क्योंकि ये मृदा जो है कम उपजाऊ होते हैं। ये कैसे होते हैं? कम उपजाऊ होते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है तीसरा मृदा के बारे में देखें। अब जो है हम चौथा मृदा लिखते हैं, फिर उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे।
मृदा है चौथा मृदा का प्रकार जो है लेटेराइट मृदा। अगला जो मृदा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग लेटेराइट मृदा के बारे में। देखिए लेटेराइट मृदा की जो है उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट। और कहने का मतलब ये तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। ये जहाँ पे तापमान अधिक होगा और वर्षा जहाँ पे ज्यादा होगा, अधिकतर होगा, उन क्षेत्रों में इन मृदा का जो है विस्तार है। और भारत में लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में इसका जो है विस्तार है। और इस मृदा का बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम की पहाड़ी में मिलती है। और इसमें जो है काजू की खेती, चाय की खेती, कॉफी आदि की खेती की जाती है। तो आप लोग देखिए अगला जो मृदा है चौथा प्रकार लेटेराइट मृदा। और लेटेराइट मृदा के बारे में आप लोग देखिए कि लेटेराइट मृदा की उत्पत्ति जो ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट। वही बात करें यह मृदा जो है उच्च तापमान, जहाँ ज्यादा तापमान होंगे, ज्यादा टेम्परेचर होंगे और अत्यधिक वर्षा होंगे, वर्षा होंगे, उन क्षेत्रों में जो है ये मृदा बनती है। वही अगला बात करें तो भारत में इसका विस्तार जो है लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में है। भारत में इस मृदा का जो है विस्तार लगभग 1.3 करोड़ भूमि पे है। और इस मृदा जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए केरल, वही बात करें तमिलनाडु, कर्नाटक, असम की पहाड़ियों में ये मृदा जो है मिलती है, यानी कि पाई जाती है। और इसमें जो है काजू की खेती, चाय की खेती, कॉफी आदि की खेती जो है की जाती है। इस प्रकार की मृदा में जो है काजू, चाय, कॉफी ये सब की जो है खेती की जाती है। और ये जो है अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मृदा अत्यधिक पाई जाती है। और भारत में इस मृदा का विस्तार जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। तो आप लोग देखें ये चौथा मृदा के बारे में लेटेराइट मृदा, ये मृदा का क्या नाम था? लेटेराइट मृदा। अब हम लोग जो है पांचवा और छठा मृदा के बारे में ही पढ़ लेते हैं। पांचवा जो मृदा है मरुस्थलीय मृदा। पांचवा जो मृदा है मरुस्थलीय मृदा। इससे पहले हम लोग पढ़े लेटेराइट मृदा के बारे में, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में। किसके बारे में? मरुस्थलीय। देखिए मरुस्थलीय कहने का मतलब बालुई मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा का कहाँ पे निर्माण होगा? जहाँ पे बालू होगा, है कि नहीं? रेगिस्तानी इलाका जहाँ पे बालू होते हैं, है कि नहीं? तो ये मृदा का विस्तार वहाँ पे होंगे, ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होंगे। जहाँ पे क्या होंगे? बहुत ही कम वर्षा होंगे। और वहाँ पे जो है ह्यूमस रहित होगा और शुष्क होगा। वो कैसा जगह होगा? गर्म भी होगा। तो चलिए पहला पॉइंट जानते हैं हम लोग। यह मृदा शुष्क, कम वर्षा वाले, ह्यूमस रहित रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ पे बालू की मात्रा जो है अत्यधिक पाई जाती है। यह मृदा राजस्थान, तो देखिए मरुस्थल बोला भी जाता है, राजस्थान में जो है मरुस्थल का विस्तार भी है। तो राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब, कच्छ आदि क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है, यानी कि मिलती है। यह लाल या हल्के भूरे रंग की होती है। यह मृदा का कलर जो है लाल या हल्के भूरे रंग का होता है। और यदि सिंचाई की व्यवस्था इसमें हो तो इस मृदा में कपास की खेती, गेहूं, चावल आदि की खेती जो है करना संभव होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है पानी की कमी होती है, वर्षा नहीं के बराबर होता है। और उन्हीं क्षेत्रों में जो है इन मृदा का जो है विस्तार है। जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, कच्छ हो गया, ये सब में। और यह लाल और हल्के रंग की होती है। ये कैसी होती है? लाल और हल्के रंग की। और यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो इसमें जो है चावल की खेती हो या गेहूं या कपास की, इन सभी की खेती जो है अच्छे ढंग से हो सकती है। तो ये था मरुस्थलीय मृदा के बारे में। और मरुस्थलीय माने आप लोग समझ गए ये कैसे होंगे? तो रेगिस्तानी इलाकों में होंगे जहाँ पे बालू सब ज्यादा होगा। और रेगिस्तानी इलाका जो है भारत में कहाँ कहाँ है? तो देखिए राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ तक कि गुजरात के कच्छ भी, इन्हीं क्षेत्रों सब में जो है ये मृदा मिलेंगी। इनका ये जो है लाल या हल्के भूरे रंग के दिखाई देंगे। और ये सिंचाई की व्यवस्था इसमें कर देंगे। वैसे तो यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? क्योंकि वहाँ पे जो है पीने योग्य जल भी उतना उपलब्ध नहीं है, दूसरा जगह से जो है आता है। लेकिन ऐसा संभव हो पाया सिंचाई का, वैसे संभव हो भी पा रहा है। तो वहाँ पे आराम से कपास की खेती या गेहूं की खेती या चावल की खेती आराम से जो है संभव हो सकती है। तो ये था मृदा का पांचवा प्रकार मरुस्थलीय मृदा। अब जो हम लोग छठा प्रकार जानते हैं, मृदा है छठा नंबर मृदा, यानी कि 6 नंबर पर्वतीय मृदा। अगला जो है पर्वतीय मृदा। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए मरुस्थलीय मृदा के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिए हम लोग? मरुस्थलीय मृदा के बारे में। अब जो हम लोग देखेंगे
पर्वतीय मृदा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? पर्वतीय मृदा के बारे में। तो देखिए ये पर्वतीय है। कैसे है? पर्वतीय। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पाए जाएंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे? पहाड़ी क्षेत्र पे, यानी कि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, यह मृदा पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जलोढ़ और खुरदरी मिट्टी होती है। यह जलोढ़ और खुरदरी मिट्टी होती है तथा ढालों पर पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? ढालों पे, क्योंकि ये जो है पर्वतीय और पहाड़ी, तो पर्वतीय पहाड़ी तो ऊपर होते हैं, तो ढाल पे जो मृदा पाई जाती है वही जो है पर्वतीय मृदा है। वही बात कर ले तो ये हिमालय क्षेत्र। तो देखिए पहाड़ पठार कहाँ पे होते हैं? पहाड़ हो या फिर पर्वत हो, कहाँ पे होते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाटों में जो है ये मृदा मिलती है। और ये मृदा में जो है बागवानी, फल तथा चावल और आलू की खेती जो है ये सब जो है उपयुक्त है। ये सब मृदा जो है ये सब के लिए, खेती के लिए मृदा जो है उपयुक्त है। जैसे कि आप लोग देखें पहाड़ी क्षेत्र में जो है सेब की खेती अच्छा से होती है, यानी कि बागवानी फसल बागान लगा के चाय पत्ती का हो जाए या फिर फल का हो जाए या फिर चावल का या आलू का। पहाड़ी आलू आप लोग सुने होंगे। तो इन सभी का उत्पादन के लिए जो है ये मृदा उपयुक्त है। ये कैसा है? उपयुक्त है। तो अभी तक हम लोग देखें जलोढ़ मृदा के बारे में, फिर देखें हम लोग काली मृदा के बारे में, फिर हम लोग तीसरा मृदा देखें लाल एवं पीली मृदा, और चौथा मृदा जो है लेटेराइट मृदा, पांचवा मृदा जो है मरुस्थलीय, और छठा मृदा जो है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा के बारे में हम लोग क्या समझे कि ये जो है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जलोढ़ और खुरदरी मिट्टी होती है तथा ढालों पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? ढालों पे। यह हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी घाटों में मिलती है। यह मृदा बागवानी, फल तथा चावल और आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। आलू की खेती के लिए ये मृदा जो है उपयुक्त है। तो ये था पर्वतीय मृदा के बारे में। अगला जो पॉइंट आप लोग देखेंगे, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। देखिए मानव विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भूमि संसाधन का उपयोग करता है। भूमि संसाधन का उपयोग करता है। जैसे बात करें हम लोग तो वन विस्तार के लिए, वही अगला पॉइंट का बात करें तो कृषि, ये उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं। तो पहला आप लोग देखिए वन विस्तार के लिए। फिर बात करें हम लोग कृषि योग्य बंजर भूमि। फिर अगला देखिए आप लोग सड़क के लिए, उद्योग के लिए या फिर गैर कृषि कार्यों के लिए जो है भूमि को रखा जाता है इन उद्देश्यों से। अगला जो पॉइंट है चारागाह, यानी कि चारागाह के लिए, मवेशियों के लिए जो है चारा के लिए और गोचर के लिए जो है भूमि रखा जाता है। फिर बाग बगीचा, उपवन, गार्डन, ये सब के लिए जो है रखा जाता है। फिर देखे जाए तो अस्थाई फसलें के लिए, इसके लिए भी जो है भूमि को रखा जाता है। फिर अगला पॉइंट देखिए आप लोग, ऐसी भूमि जहां 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है, ये जो है इसको भी जो रखा जाता है। अगला जो है वर्तमान प्रतिभूमि भी है। और लास्ट देखेंगे हम लोग शुद्ध बोई गई भूमि। फिर हम लोग जो है दूसरा टॉपिक देखते हैं भारत में भूमि उपयोग। ये पॉइंट रहेगा हम लोग का। और इसमें देखिए भूमि उपयोग 2 मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। भूमि उपयोग जो है 2 मुख्य कार्यों पर जो है निर्भर करती है, यानी कि 2 प्रमुख कार्यों पर निर्धारित करती है। पहला जो कारक है वो भौतिक कारक है, और दूसरा जो है मानवीय कारक। भौतिक कारक में देखेंगे भूमि, जलवायु, मिट्टी, ये सब जो है भौतिक में सम्मिलित किया गया है, भौतिक कारकों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। वही मानव कारक में जो सम्मिलित किया गया, जनसंख्या, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, ये सब जो है संस्कृति, परंपरा, ये सब जो है मानवीय कारक में सम्मिलित किया गया है। फिर हम लोग जो है कुछ डाटा देख लेते हैं। देखिए क्या डाटा है कि भारत का केवल 93% भाग जो है का ही क्या किया गया है, भूमि उपयोग का आंकड़ा है। माने कि 93% भाग का ही जो है हम लोग के पास जो है डाटा है, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चाइना अधिकृत भूमि का उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है।
क्योंकि हमारा जो है बहुत सारा भूमि पे जो है जम्मू कश्मीर में बात करें तो पाकिस्तान भी हथियाया हुआ है और फिर जो है चाइना भी कुछ भूमि को हथियाया हुआ है, तो ये सब की जो है गणना नहीं हुई है। तो हम लोग के पास जो है जितना भूमि का क्षेत्रफल है, जितना हम लोग के पास भूमि है उसका सिर्फ और सिर्फ 93% भूमि का ही जो है हम लोग के पास डाटा है। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला जो पॉइंट है 54% भूमि जो लगभग है कृषि योग्य है, और कुल भूमि का जो है 54% भूमि जो है कृषि योग्य है, लेकिन उपयोग में विविधता राज्य बदलती है, विविधता दल राज्य जो है बदलती है, क्योंकि 54% ही वर्तमान में अगर बात करें तो कुल क्षेत्रफल का जो है 54%। तो आप लोग क्या समझे कि पंजाब और हरियाणा में जो है 80% भूभाग पे जो है कृषि की जाती है। वही बात किए हम लोग मिजोरम का बात किए, अरुणाचल प्रदेश का बात किए, मणिपुर का बात किए, तो ये सब जगह पे जो है मात्र और मात्र 10% भूभाग पे, कितना प्रतिशत भूभाग पे, 10% भूभाग पे जो है कृषि की जाती है। यानी कि सभी राज्यों में जो है एक समान कृषि नहीं की जाती है, बल्कि वहाँ पे जो है उसका जो है विविधता भी देखा जाता है। फिर हम लोग जो है अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है भूसरण और संरक्षण। भूसरण और संरक्षण, तो चलिए देखते हैं हम लोग भूसरण के बारे में। तो हम लोग देखते हैं भूसरण और संरक्षण के बारे में। तो पहले हम लोग समझते हैं ये भूसरण होता क्या है। तो देखिए भूसरण होता क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि जो मृदा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मृदा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न क्रियाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान यदि चले जाते हैं, बह के हो या उड़ के हो, जैसे पवन के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, या समुद्री लहरों के द्वारा हो सकता है, या हिमनद के द्वारा हो सकता है। इन सब के वजह से यदि मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है तो उसे ही भूसरण कहते हैं। इसका हम देख लेते हैं। भूसरण का अर्थ होता है कि मिट्टी का अपने स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान पर जाना। मिट्टी का अपने स्थान पर से हटकर अन्य स्थान जाना, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से प्राकृतिक कारकों जैसे जल, पवन, हिमनद, समुद्री लहरें और मानव गतिविधियों जैसे अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक चराई, अनुचित खेती के कारण ये सब जो है क्रिया होती है। तो भूसरण का आप लोग जो है अर्थ देख लिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट इसके बारे में कि भूसरण के मुख्य कारक, भूसरण के जो है मुख्य कारक क्या है। तो देखिए मुख्य जो कारक है जल, पवन, हिमनद व समुद्री लहरें से कटाव। तो जल के द्वारा क्या होता है, तो कभी कभी इतना अत्यधिक वर्षा होता है या फिर बाढ़ आता है तो उसमें जो है मिट्टी का कटाव हो जाता है, और मिट्टी जो है एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पे चली जाती है, जिसे क्या बोलेंगे, भूसरण कहेंगे। फिर पवन के द्वारा भी जो है ऐसी प्रक्रिया होता है। पवन के द्वारा कैसे होता है, तो देखिए हवा में भी जो है आंधी तूफान के द्वारा जो है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है चले जाना, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है चले जाना। वही बात करें हम लोग तो समुद्री लहरों के द्वारा भी, या फिर हिम नदी यानी कि हिम नद से भी जो है मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, क्योंकि तापमान के कारण जो है मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह पे जो है स्थानांतरण हो जाती है मिट्टी का। फिर अगला पॉइंट देखिए आप लोग कि असंयमित सिंचाई से जल जमाव व लवणता। तो सही से जो है सिंचाई नहीं होने के कारण जो है जल जमाव हो जाता है, और इसमें जो है लवण की मात्रा जो है बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। भूमि में जो है लवण क्षार की मात्रा बढ़ने के कारण जो भूमि का क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, जिससे भूमि का पैदावार जो है में कमी हो जाती है। फिर देखिए कि कटाई, खनन और अति चराई के कारण भी जो है भूसरण की प्रक्रिया होती है कि वन का जो है अत्यधिक कटाई हो जाएगा। तो वन से क्या होता है, मिट्टी को जो है पेड़ पौधे की जड़ जो है पकड़ बनाए रखता है, जिससे जो है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी नहीं जा पाती। फिर खनन, इतना जो है खनन होता है धरती को खोदा जाता है
खनिज पदार्थ निकालने के लिए, तो उससे भी जो है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और अति चराई के कारण जो है पेड़ पौधे का विनाश होते जा रहा है, उसके कारण भी जो है भूस्खलन होता है। अगला जो हम लोग देखेंगे, भारत में बंजर भूमि। भारत में बंजर भूमि, देखिए भारत में बंजर भूमि 2005 का जो डाटा है कि 56% जो है जल से क्षतिग्रस्त क्षेत्र है, जल से क्षतिग्रस्त क्षेत्र है। वहीं 28% जो है वन क्षेत्र है, वन का कटाव क्षेत्र है। और जो है 28% जो है वन का कटाव क्षेत्र है। फिर बात करें हम लोग तो 10% जो है पवन सरण है, पवन से जो है ये सरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो जल से जो है टोटल मिट्टी का कितना सरण होता है, वो सरण तो 56%। और 28% जो है वन के कारण मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। और 10% जो है पवन के कारण होता है। और अन्य प्रक्रियाओं द्वारा जो है 6%, अन्य प्रक्रियाओं द्वारा जो है 6%। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जलक्रांतता। जलक्रांतता क्या देखते हैं हम लोग, जलाक्रांतता। तो चलिए देखते हैं जलाक्रांतता के बारे में। देखिए जलाक्रांतता, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जलाक्रांतता, क्रांतता, तो हम लोग क्या देखेंगे जलाक्रांतता के बारे में। तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि भूमि में अत्यधिक सिंचाई कर दी जाती है, भूमि में अत्यधिक सिंचाई कर दी जाती है। जैसे कि 3 राज्य के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों में क्या हुआ, अच्छे पैदावार के लिए, अच्छे पैदावार के लिए भूमि का अत्यधिक सिंचाई किया गया। भूमि का क्या किया गया, अत्यधिक सिंचाई किया गया, जिससे भूमि में क्या हो गया, लवणीय और क्षारीय का गुण में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और ये सब जो है भूमि का अत्यधिक सिंचाई के कारण हुआ, इसलिए इसे जो क्या बोला गया, जलाक्रांतता बोला गया। क्या बोला गया, जलाक्रांतता बोला गया। इसे क्या बोला गया, जलाक्रांतता हो गया बोला गया, क्योंकि भूमि का जो है उर्वरता शक्ति जो है समाप्त हो गई और अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हो गया। क्या हो गया, भूमि का निम्नीकरण, जिसे क्या बोलते हैं, जलाक्रांतता, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जलाक्रांतता। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि जब भूमि की जल क्षमता, जल धारण क्षमता पूरी हो जाती है और अतिरिक्त पानी भूमि की सतह पर या उसके नीचे एकत्र हो जाती है, जिससे फसलों की वृद्धि बाधित होती है, जिससे फसलों की वृद्धि जो है बाधित होती है, उसे जलाक्रांतता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जलाक्रांतता कहते हैं। कहने का मतलब जो है सिंचाई व्यवस्था में जो है ज़्यादा सिंचाई दे दिया गया, जिसके कारण जो है पौधे होंगे उनके जड़ में जो है पानी लग जाएगा, जिससे जो उनका जड़ जो है सड़ जाएगा और वो पौधा का जो है वृद्धि विकास नहीं होगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, जलाक्रांतता कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, जलाक्रांतता के कारण। जलाक्रांतता के कारण, तो क्या क्या कारण है जलाक्रांतता के, यहाँ पे क्रांतता या फिर क्रांति ही रहेगा, जलाक्रांतता कर लेंगे आप लोग। तो देखिए पहला जो कारण है अत्यधिक सिंचाई। यहाँ पे क्या किया गया, अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है विशेषतः नहरों से जो है बहुत ज़्यादा पानी पटा दिया गया, जिसके कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हो गया, यानी कि जल की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, जल निकासी का उचित व्यवस्था का अभाव, और वहाँ पे जो है जल निकासी का उचित व्यवस्था का भी जो है प्रावधान नहीं था, इसका क्या था, अभाव था। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे, भारी वर्षा के बाद पानी का न निकल पाना, और भारी वर्षा के कारण भी जो है खेत से जो है पानी नहीं निकल पाया, जिसके कारण जो है फसल की क्षति हुई। फिर अगला पॉइंट देखिए आप लोग, चौथा पॉइंट, कि भूमि का समतल होना, जिससे पानी रुक जाता है, और भूमि क्या था, समतल था, जिसके कारण जो है पानी रुक गया खेत में, और इससे क्या हो गया, फसल डैमेज हो गया। फिर पांचवा पॉइंट देखिए आप लोग, कि भूमिगत जल स्तर का अधिक बढ़ जाना, और भूमिगत जल स्तर का जो है अधिक बढ़ जाना, जिसके कारण भी क्या हो गया, भूमि की फसल जो है खराब हो गया, भूमि पर का फसल। अगला देखेंगे, जलाक्रांतता के दुष्परिणाम, क्या देखेंगे आप लोग। देखिए जलाक्रांतता से क्या समस्या हो गया,
क्रांतता से क्या समस्या हो गया, तो देखिए हरियाणा और फिर से उत्तर प्रदेश और पंजाब में अत्यधिक सिंचाई से जल जमाव की समस्या बढ़ गई, जिससे जो है मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति जो है कम गई, यानी कि घटती है। फिर अगला जो दुष्परिणाम देखेंगे हम लोग कि फसलों की जड़ें सड़ जाती है। इससे क्या होती है, फसलों की जड़ें जो हैं सड़ जाती हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए आप लोग कि भूमि की उपजाऊ शक्ति घट जाती है। इससे जो है भूमि की उपजाऊ शक्ति घट जाती है और मिट्टी में लवणता बढ़ती है। मिट्टी में जो क्या होता है, लवण की मात्रा बढ़ जाती है। और चौथा पॉइंट देखिए, भूमि कठोर हो जाती है और अनुपजाऊ हो बनती है। जलाक्रांतता के कारण जो है भूमि कठोर हो जाती है और अनुपजाऊ बनती है। फिर समाधान इसका क्या है वो देखते हैं हम लोग कि इसका समाधान क्या होगा जलाक्रांतता का। देखिए समाधान देखेंगे कि जल निकासी का उचित व्यवस्था होना चाहिए। जल निकासी का जो है उचित व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग जो है खेत से जो है जल निकलने की व्यवस्था कर देंगे कि दूसरा जगह जल चले जाए, जिससे क्या होगा, इसका समाधान हो जाएगा। वहीं जो है संतुलित सिंचाई तकनीक अपना के तो हम लोग जो है जितना जरूरत होगा भूमि पे उतना ही जल की व्यवस्था करेंगे, तो ये भी इसका समाधान रहेगा। और अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि नलकूपों और ड्रेनेज सिस्टम का उपयोग, आधुनिक तरीके के जितने भी सिंचाई हैं उस सब का यूज करेंगे हम लोग, नलकूप का यूज करेंगे, तो इससे जो है अत्यधिक सिंचाई नहीं हो पाएगा। फिर चौथा पॉइंट देखिए, फसलों का उचित चक्र और चयन। फसल का जो है उचित चक्र देखेंगे और चयन भी जो है ठीक करेंगे। यदि ज़्यादा पानी है तो इसमें जो है ज़्यादा पानी वाला पौधा लगाएंगे, जिससे जो है उसका जड़ जो है सरगल नहीं पाए। अगला जो पॉइंट रहेगा भूसरण का संरक्षण। इसका जो है संरक्षण का अर्थ होता है बचाव। इसका बचाव हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो देखिए वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण करके, वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण करके तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी से बांधकर रखती है। पेड़ों की जड़ क्या करती है, मिट्टी को बांध कर रखती है और कटाव को रोकती है। पेड़ का जड़ क्या करता है, मिट्टी को जो है बांध कर रखता है, इससे कटाव जो है होने से बचाता है, मिट्टी को ढलने नहीं देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने देता है। दूसरा जो है समुच्च कृषि। समुच्च कृषि आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए समुच्च कृषि क्या होता है, तो समुच्च कृषि में देखेंगे कि ढलान वाले क्षेत्रों में, पर्वतीय ढलान वाले क्षेत्रों में जो है सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। कैसी खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा जो है खेती की जाती है, जो देखने में समुच्च रेखा की तरह प्रतीत होती है। इस तरह प्रतीत होती है, समुच्च रेखा की तरह प्रतीत होती है, इसलिए इसे समुच्च कृषि कहते हैं। और इसे पॉइंट देखेंगे आप लोग, समुच्च कृषि वह विधि है जिसमें खेत की जुताई और बुआई ढलान के साथ नीचे की ओर न करके समुच्च रेखाओं के समानांतर की जाती है। समुच्च रेखाओं की क्या की जाती है, समानांतर की जाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान के समानांतर खेत जोतने से पानी का बहाव धीमी रहता है, हो जाता है और मिट्टी नहीं कटती है। और मिट्टी क्या होती है, नहीं कटती है। तो सीढ़ी नुमा जो है एक खेती करेंगे, जिससे जो है क्या होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा और पानी का बहाव जो है धीमी रहेगा। ये जो है व्यवस्था है समुच्च कृषि का। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग पट्टिका कृषि के बारे में। इसके बाद करेंगे हम लोग पट्टिका कृषि करेंगे। तो पट्टिका कृषि में क्या करेंगे हम लोग, जो पट्टिका कृषि एक कृषि का तकनीक है। अगला जो है पट्टिका कृषि, तो कहने का मतलब पट्टिका कृषि क्या होता है, देखिए पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में जहाँ पे ज्यादा मिट्टी उड़ता है, हवा के द्वारा जो है ज्यादा मिट्टी उड़ता है, वहाँ पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। और क्या की जाती है, घासों के बीचों बीच, खेतों के बीचों बीच क्या करेगा, घासों की पट्टी छोड़ दी जाती है, जिसके कारण जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान जो है उड़ के नहीं जाए, जिसे क्या कहते हैं, पट्टिका कृषि कहते हैं। तो घासों की पट्टी जो है खेतों के बीचों बीच छोड़ दी जाती है, जिसे पट्टिका कृषि कहते हैं। यानी कि यह एक तकनीक है जिसमें खेतों को लंबी संकीर्ण पट्टियों में बांट दी जाती है। वही पट्टियों में जो है बांट दी जाती है घास से, और उनमें जो है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। पट्टी की तरह जो है घेर दिया जाएगा और उसमें जो है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पट्टिका कृषि कहते हैं। और इसमें देखेंगे अगला पॉइंट कि फसलों को पट्टिका में लगाकर कटाव को कम किया जा सकता है, विशेषकर ढलानों पे। विशेषकर कहाँ पे, ढलानों पे।
जहाँ पे पवन अपर्दन वाले जो है क्षेत्र होंगे, जहाँ पे मिट्टी जो है ज़्यादा उड़ते होंगे, वहाँ पे जो है हम लोग पट्टिका कृषि कर सकते हैं, जिसके कारण जो है मिट्टी क्या क्या होगा, खेतों के बीचों बीच क्या करेंगे, घासों का पट्टी छोड़ देंगे, जिसके कारण जो है मिट्टी का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाएगी और वहाँ पे आराम से जो है खेती व्यवस्था हो सकती है। ये पवन अपर्दन वाले क्षेत्र है। अगला जो देखते हैं हम लोग, घास की ढलान और चारागाह प्रबंधन। घास की ढलाने और चारागाह प्रबंधन, तो देखिए ढलानों पर घास लगाकर मिट्टी को पकड़ने में मदद करती है। तो घास की ढलान बनाएंगे तो क्या करेगा, ये जड़ इसका मिट्टी को पकड़ेगा और जो है मिट्टी को एक स्थान दूसरे स्थान जाने से जो है रोकेगा। फिर अगला जो है टेरेस खेती करेंगे। क्या करेंगे, टेरेस खेती। इसमें क्या होगा, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर जल और मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। फिर छठा नंबर क्या हम लोग पढ़ेंगे कि नालियों और बांधों का निर्माण। नालियों और बांधों का निर्माण, तो बहाव वाले जल की नियंत्रित करने के लिए जल निकासी नालियां और छोटे बांध बनाए जाते हैं। और सातवां प्रश्न देखेंगे, सातवां जो है पॉइंट देखेंगे आप लोग कि फसल चक्र अपनाकर, हम लोग जो है फसल चक्र अपनाकर भी जो है मिट्टी को एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने से रोक सकते हैं। तो विभिन्न फसलों को बदल बदल कर उगाने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी जो है बनी रहती है और इससे जो है कटाव भी घटता है। और इससे जो है कटाव भी क्या होता है, घटता है। इससे जो है कटाव भी क्या होता है, घटता है। आठवां जो देखेंगे, कार्बनिक खाद और ह्यूमस का प्रयोग। कार्बनिक खाद और ह्यूमस का उपयोग, तो मिट्टी की संरचना मजबूत बनती है, जिससे उसका क्षरण कम होता है। इसका जो है अपर्दन वाला होगा, एक स्थान जिसमें समझाएगा, तो जो है इससे ये कम होगा। जैसे गोबर वोबर डाल के जैविक खाद का उपयोग करेंगे, रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करेंगे और जैव कीटनाशी का प्रयोग करेंगे, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ ये जो है सीमित भी होगा। और वृक्षारोपण जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे करेंगे। और 9th नंबर जो होगा हम लोग का जनसंख्या और नीति समर्थन। तो किसानों को प्रशिक्षण और सरकार द्वारा जो है भूमि संरक्षण नीतियां जो है लागू करना। किसानों को जो है प्रशिक्षण देंगे कि ऐसे ऐसे आप लोग खेती कीजिए, जिससे जो आपको मिट्टी जो है एक जगह पे ही जो है बना रहेगा, इसका कटाव नहीं होगा। और सरकार द्वारा जो है इसका संरक्षण भी करना होगा और नीति जो है लागू भी करना होगा। देखिए आज जो है हम लोग ज्योग्राफी के भूमि संसाधन, ज्योग्राफी के जो था चैप्टर फर्स्ट का क नंबर भूमि संसाधन, इसका जो है पूरा हम लोग नोट्स को कवर कर लिए हैं। जितना पॉइंट्स था बुक के अंदर सबको कवर किए हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगले वीडियो में आप लोग को इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर लाया जाएगा। इस चैप्टर पे चलाया जाएगा क्वेश्चन आंसर। तो बने रहे हमारे चैनल पे और क्वेश्चन आंसर देखना ना भूलिए। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक लिखना है।